हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट अतिलघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट रहेगा। बच्चों, इस वीडियो में हम 1 से लेकर 8 तक, यानी 1 से लेकर 8 तक सभी महत्वपूर्ण जो वेरी इम्पॉर्टेंट अतिलघुत्तरीय हैं, जो लगातार कई वर्षों परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, उसको हम लोग जो है लेकर आए हैं। तो चलिए देर न करते बच्चों, क्वेश्चनों को देखते हैं। 8 मार्च को जो होने वाला है समाजशास्त्र, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों। एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड की स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जहाँ भी एनसीईआरटी चलती है। पहला क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है कि समूह की विशेषताएं बताइए। देखो, समूह आप लोग जानते हो, जैसे विद्यार्थियों का समूह होता है, स्टूडेंट्स का, छात्रों का समूह होता है, नेताओं का समूह होता है, यानी जो है समूह, यानी जो अध्यापकों का समूह होता है, इसमें काफ़ी लोग इकट्ठा होते हैं, उसे समूह कहते हैं। समूह की विशेषताएं बताइए। देखो बच्चों, समूह की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। समूह की विशेषताएं निम्न प्रकार की हैं। जब निम्न प्रकार कहा जाए तो नंबर 1 से अधिक सदस्यों की बहुलता। जहाँ एक से अधिक सदस्य हो, एक से अधिक सदस्यों की जहाँ बहुलता होती है, वह जो है समूह के अंतर्गत आता है। नंबर 2, संपर्क और अंतःक्रिया। नंबर 2, संपर्क और अंतःक्रिया। नंबर 3, पारस्परिकता की चेतना। नंबर 4, अंतःक्रिया करने वाले लोगों में अपने को एक इकाई समझने की जो है भावना। नंबर 5, समान लक्ष्य। नंबर 6 जो है समान मानदंड। नंबर 7, सामान्य मूल्य। ये सब दोस्तों जो है समूह की क्या है, विशेषताएं हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर वर्ष परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत में लिंगानुपात में गिरावट के क्या कारण है। भारत में जो है लिंगानुपात में गिरावट के क्या कारण है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लिंगानुपात होता क्या है। लिंगानुपात किसे कहते हैं बच्चों? लिंगानुपात किसे कहते हैं? 1000 पुरुषों के पीछे, 1000 पुरुषों के पीछे प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। तो भारत में लिंगानुपात में गिरावट के क्या कारण है? तो बच्चों, गिरावट मतलब कि यही लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या कम होना। देखो, भारत में लिंगानुपात में गिरावट के निम्न कारण है। भारत में जो है लिंगानुपात के गिरावट के निम्न कारण है। जैसे नंबर 1, कन्या भ्रूण, यानी कन्याओं को जो है हत्या कर देना और कम उम्र में बच्चों विवाह कर देना। और अशिक्षा, यानी महिलाओं की अशिक्षा, पढ़ाना लिखाना ना, ये भी जो है भारत में लिंगानुपात गिरावट के कारण है। कन्या भ्रूण हत्या। नंबर 2 जो है बाल्यावस्था में बच्चियों के प्रति अवहेलना का जो है भाव उच्च मृत्यु दर का कारण है। नंबर 3, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड आप सुनते हैं गांव में, जो है शहरों में अल्ट्रासाउंड तकनीकी की उपलब्धता भी बालिका मृत्यु दर का एक जो है बड़ा कारण है, जिसके कारण जो है बच्चियों को जन्म लेने से जो है पूर्व ही जो है मार दिया जाता है। इस तरह के कार्य जो है धार्मिक तथा सांस्कृतिक कारणों से जो है भी किया जाता है। इस तरह के कार्य जो है धार्मिक तथा सांस्कृतिक कारणों से भी जो है किया जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चों देखेंगे, भारत में जनजातियों की किन्हीं 3 विशेषताओं का जो है उल्लेख कीजिए। भारत में जनजातियों की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जनजाति, जिसको भारतीय संविधान में एसटी के नाम से जो है जाना जाता है। तो भारत में जनजातियों की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखो बच्चों, जो जनजातियाँ होती हैं, अधिकतर जो है जंगलों या पहाड़ी क्षेत्रों में लोग रहते हैं, जनजाति लोग। तो भारत में जनजातियों की 3 विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। तो हम लोग उत्तर देखेंगे। भारत में जनजातियों की किन्हीं 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्रत्येक जनजाति का एक नाम होता है। प्रत्येक जनजाति का एक नाम होता है। नंबर 2, जनजाति के सदस्य एक समान भूभाग पर जो है निवास करते हैं। एक समान भूभाग पर जो है क्या करते हैं, निवास करते हैं। नंबर 3, प्रत्येक जनजाति की एक जो है समान भाषा होती है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अतिलघुत्तरीय प्रश्न है, कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र का। उदारीकरण क्या है दोस्तों? उदारीकरण क्या है? आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो, उदारीकरण से तात्पर्य इस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था पर जो है सरकार का नियंत्रण जो है कम हो जाता है। अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण जो है कम हो जाता है तथा अर्थव्यवस्था को जो है बाजार की शक्तियों के नियंत्रण हेतु छोड़ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिव्यांग से आप क्या समझते हैं? दिव्यांग से आप क्या समझते हैं? बच्चों, दिव्यांग जिसका पैर वगैरह अंगों के टूट फूट जाता है,
वो दिव्यांग श्रेणी में आ जाते हैं। लूले लंगड़े ये सब कह सकते हैं, लूले लंगड़े जो होते हैं। दिव्यांग से आप क्या समझते हैं? तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। तो किसी शारीरिक या मानसिक विकार के कारण जो है एक सामान्य मनुष्य की तरह किसी कार्य को करने में परेशानी या ना कर पाने की जो है अक्षमता। अक्षमता मीन्स होता है दोस्तों ना कर पाना, कोई काम ना कर पाना। तो किसी शारीरिक या मानसिक विकार के कारण एक सामान्य मनुष्य की तरह किसी कार्य को करने में परेशानी या ना कर पाने की अक्षमता को जो है दिव्यांग के रूप में परिभाषित किया जाता है। दिव्यांग के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नगरीय समाज की 3 विशेषताएं लिखिए। नगरीय समाज जो नगरों में रहते हैं, शहरों जिसको शहर भी कहते हैं, नगरीय समाज की 3 विशेषताएं दोस्तों बताना है। तो नगरीय समाज की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, नगरीय समाज की 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। जब निम्नलिखित आ जाए तो नंबर 1 देखो, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी पूछ लेता है नगरीय समाज और ग्रामीण समाज में अंतर बताओ। तो आप लोग जानते हो बच्चों, जो गांव में रहते हैं उसे ग्रामीण समाज कहते हैं, जो नगरों में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, उन्हें नगरीय समाज कहते हैं। तो आप नगरों में क्या होता है, गाँव में क्या होता है, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। देखो, नगरीय समाज की जनसंख्या ग्रामीण समाज की तुलना में जो है बच्चों अधिक होती है। नगरीय समाज की जनसंख्या ग्रामीण समाज की तुलना में अधिक होती है। नगरीय समाज विभिन्न संस्कृतियों का जो है केंद्र होता है। नगरीय समाज में शिक्षित लोग ज़्यादा होते हैं, यानी पढ़े लिखे ज़्यादा लोग होते हैं, जबकि गाँव में क्या होता है बच्चों, पढ़े लिखे लोग कम होते हैं। देखो गांव में देखो अधिक ज़्यादा लोग पढ़ते, लेकिन अब सब पढ़ने लगे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन गांव में शहरों के अपेक्षा कम शिक्षित होते हैं और नगरों में शिक्षित ज़्यादा होते हैं। जैसे यहाँ गांव में लोग कृषि ज़्यादा करते हैं, खेती बाड़ी, लेकिन शहरों में क्या होता है बच्चों, नौकरी वगैरह लोग करते हैं या उद्योग धंधे करते हैं, नौकरी के पेशा वाले लोग होते हैं, है कि नहीं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन बच्चों कि प्रक्षेपण पद्धति पर प्रकाश डालिए। प्रक्षेपण पद्धति क्या है? प्रक्षेपण पद्धति पर जो है प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 या 3 वर्षों से पूछा जा रहा है। प्रक्षेपण मीन्स क्या होता है बच्चों? निगरानी करना, कोई चीज़ की निगरानी करना। प्रक्षेपण पद्धति पर प्रकाश डालिए। आइए इसको उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो इसके अंतर्गत यानी प्रक्षेपण के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक अपने चारों ओर के वातावरण का जो है सावधानी पूर्वक निरीक्षण करता है तथा वह शक्तियों एवं उनके व्यवहारों का भी प्रेक्षण करता है, यानी निगरानी करता है। इसी को कहते हैं प्रक्षेपण पद्धति। चलिए भैया अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उपनिवेशवाद से आप जो है क्या समझते हैं। देखो उपनिवेशवाद जब एक देश दूसरे देश पर को जो है गुलाम बना लेता है। जैसे भारत के ऊपर अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेज जो है भारत को गुलाम बनाए थे, तो उस समय काल को जो है उपनिवेशवाद काल कहा जाता था। वही है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? तो किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के लोगों द्वारा किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में उपनिवेश स्थापित करना और यह मान्यता रखना कि यह एक अच्छा काम है, उपनिवेशवाद कहलाता है दोस्तों। तो बच्चों ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अतलेगुत्री प्रश्न कक्षा 12 समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।